नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एस्थमा के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कशन करूंगी। देखिए, आयुर्वेद में एस्थमा करके कोई पर्टिकुलर बीमारी नहीं है। आयुर्वेद में श्वास रोग का वर्णन है, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम आने वाली सभी प्रकार की बीमारियां जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है, उन सभी का वर्णन इकट्ठे एक साथ किया गया है। आयुर्वेद में श्वास रोग जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और छिन्न श्वास। इनमें से 3 प्रकार की श्वास है जो इसमें किसी और बीमारी की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, और सामान्य रूप से तीनों ही प्रकार की जो श्वास है वो उस प्रकार के पेशेंट में मिलती हैं जिसकी नियर डेथ होती है। मतलब कि किसी व्यक्ति को यदि काफ़ी लंबे समय से कोई प्रॉब्लम है और उसके बाद लास्ट कंडीशन में उसको अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार से उसकी सांसों की गति होती है, उन सभी का वर्णन इन 3 प्रकार की श्वास में किया गया है। उसके बाद चौथे नंबर पर आती है तमक श्वास। तमक श्वास को अस्थमा के साथ में कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर तमक श्वास के बारे में बात करेंगे। अस्थमा के जो पेशेंट हम लोग जनरली अपने आसपास देखते हैं वो सामान्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। उनको लक्षण ना 2 प्रकार से आ रहे होते हैं। पहला लक्षण मिलेगा कि जिसमें व्यक्ति को या जो पेशेंट है उसको सांस की गति बहुत तेज रहती है। पेशेंट बोलेगा कि सांस बहुत तेज़ तेज़ चलती है, ऐसा लगता है जैसे कोई हवा चल रही है अंदर, गले में घरर 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 की आवाज़ आते हुए सांस तेज़ चल रही है। ठीक है, दूसरे पेशेंट होते हैं जिनको सांस की डायरेक्टली दिक्कत नहीं होती। उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो घर से बाहर निकले, उनको किसी चीज़ की स्मेल आ गई, या फिर घर में काम कर रहे थे, झाड़ू पोंछा कर रहे थे, या दिवाली की साफ़ सफाई कर रहे थे, या फिर कुछ नहीं तो सब्जी बना रहे थे और सब्जी की जो स्मेल लगती है, जो मसाला भूनने की एकदम से स्मेल लगी, उस स्मेल से नाक के अंदर इरिटेशन होता है। इरिटेशन के साथ में छींकें आना चालू होती है, और छींकें आने की वजह से गले में दिक्कत आती है, और फिर गले में प्रॉब्लम की वजह से सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हैं? ये 2 अलग अलग प्रकार के पेशेंट हैं। पहले पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आई, अचानक से सांस की गति चालू हो गई, केवल वायु की गति है, बहुत तेज़ गति है, किसी भी प्रकार से सर्दी जुकाम खांसी का सिम्टम नहीं है, नाक बिल्कुल सूखी हुई महसूस होती है, गला बिल्कुल सूखा हुआ महसूस होता है, और छाती में ऐसा लगता है कि वायु का दबाव बहुत ज़्यादा है। पेशेंट को ऐसा महसूस होगा कि उसकी छाती प्रॉपर तरीके से फूल नहीं रही है। सांस लेते समय जैसे चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए, सांस बढ़नी चाहिए फिर अंदर आनी चाहिए, फिर बढ़नी चाहिए फिर अंदर आनी चाहिए, उस प्रकार से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। जिनमें ये लक्षण आते हैं वो वातज होते हैं। तमक श्वास, लेकिन उसके अंदर ही वातज, उसमें वायु का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है। और दूसरे प्रकार के जो पेशेंट हैं जिसमें एलर्जी हुई पहले किसी चीज़ से, एलर्जी के बाद छींकें आई, छींकें आने के बाद नाक में इरिटेशन हुआ, नाक में इरिटेशन के बाद में सर्दी जुकाम खांसी जैसे सिम्टम आए, और उसके बाद में सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सांस की गति बड़ी तेज चल रही है। इन दोनों को ही जनरली लोग एस्थमा डायग्नोस कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों ही व्यक्तियों को लोग बोलते हैं कि हमको एस्थमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों में ही अल्टीमेटली सांस लेने में दिक्कत आती है और व्यक्ति को एस्थेलिन के पंप यूज़ करने पड़ सकते हैं। आयुर्वेद में ये दोनों ही अलग डिसऑर्डर हैं। पहले डिसऑर्डर जिसमें कि केवल वात का प्रकोप है, इसमें किसी कारण से व्यक्ति को वायु का प्रकोप होता है। इस प्रकार की बीमारियों में वात शामक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको क्या करना होता है, आप गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वायु का शमन करने के लिए गुग्गुल सर्वश्रेष्ठ होता है, तो आप गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं। आप रासने के काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी प्रकार के काढ़े, आप रासना का, मंजिष्ठा का, दशमूल के काढ़ा और उसके साथ में तेल मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के पेशेंट में इधर रसायन औषधियाँ देने से, यानी कि च्यवनप्राश जैसी औषधियाँ देने से, वासा अवलेह देने से, घृत वाली चीज़ें देने से, घी और तेल के मिश्रण से बनी हुई चीज़ें देने से फ़ायदा होता है। वहीं जो दूसरे प्रकार के पेशेंट है जिसमें पहले छींकें आई थी और उसके बाद नाक से पानी निकलना चालू हुआ था, गले में बलगम बनना चालू हुआ था, यह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ट्रीटमेंट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें वायु का प्रकोप है, पहली बात तो। दूसरी बात, वायु के प्रकोप के कारण कफ और पित्त के भी लक्षण हैं। ऐसे पेशेंट को यदि आप केवल वात शामक द्रव्य दोगे तो भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्रोतस अवरोध हो रखा है। यदि आप केवल सर्दी जुकाम खांसी समझ करके गरम गरम चीज़ें खिलाना चालू कर दोगे, कि आपने उसको काली मिर्च दे दी, अदरक दे दिया खाने के लिए, गरम गरम काढ़ा बना के पिला दिया, तो भी फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होगा।
कि ये जो सेकंड प्रकार के जिसमें वायु के साथ में कफ और पित्त दोनों मिला हुआ है, इस वाली बीमारी में आपको वात के साथ साथ पित्त का शमन करना भी ज़रूरी होता है। ऐसी कंडीशन में आपको ठंडी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठंडी चीज़ें, यानी कि आप घी का प्रयोग कर सकते हो। आप डायरेक्टली घी नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा घी दे दिया तब आप वो कफ को बढ़ा दोगे। पित्त का तो शमन हो जाएगा लेकिन उससे कफ बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना होता है। इसमें आप अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो, शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग घी और शहद के साथ में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हो। उसके साथ में एरंडिका और शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हो। गुग्गुल का प्रयोग भी इस कंडीशन में किया जा सकता है। सभी प्रकार के काढ़े जो पहले बताए थे उनका प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन उनके साथ में आपको ऐसी चीज़ें मिलानी पड़ेंगी जो कि कफ का भी शमन करती हैं, यानी कि अदरक, दालचीनी, ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग करना पड़ेगा। जब आप तीनों चीज़ों का थोड़ा सा बैलेंस करते हुए प्रयोग करोगे तब आपको फ़ायदा होगा। ये दोनों ही पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इनका ट्रीटमेंट करना वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड होता है। शुद्ध वातज का ट्रीटमेंट करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि केवल आपको वायु को ट्रीट करना है, लेकिन जिसमें कफ और पित्त और वात तीनों मिले हुए रहते हैं वहाँ ट्रीटमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। दोनों प्रकार के श्वास रोगी में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादातर काफ़ी पुराने होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, दुर्भाग्य से यदि आप भारत के छोटे एरिया को बिलोंग करते हैं तो एलोपैथी की जो एक मेडिसिन होती है डेक्सा या प्रीडेनिसोलोन, जो कि एक स्टेरॉइड का टाइप है, पेशेंट अक्सर उसका प्रयोग करने के बाद में आते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति ने काफ़ी लंबे समय तक डेक्सा या किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड का प्रयोग किया है तो उससे व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और उसके ऊपर अन्य आयुर्वेदिक दवाइयाँ अथवा अन्य दवाइयाँ भी काम नहीं करती। इसलिए श्वास रोग को ठीक करना वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन होता है। पेशेंट अक्सर इस प्रकार की दवाइयों का सेवन करने के बाद में आते हैं। दूसरी बात, श्वास एक ऐसी चीज़ है जिसमें समझना बहुत आसान है काम है, समझाना बहुत आसान काम है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है उसकी तकलीफ़ तो अलग ही होती है। जब पेशेंट को सांस नहीं आ रही हो उस समय पर उसको बोलना कि आप स्ट्रेस मत लो, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे, आराम से ठीक हो जाओगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से चूँकि पेशेंट को स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहेगा, सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, दम घुट रहा है, इस कंडीशन में पेशेंट का शांत रहना, पॉजिटिव रहना, अपने मूड को डाइवर्ट करके रखना, किसी भी तरीके से इन्हेलर सूंघ के अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करना कि हाँ भैया ठीक है, सही हो जाओगे, बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा है ना, बातचीत में अपने दिमाग को डाइवर्ट करना या किसी भी प्रकार से नए सिंपल सी चीज़ है जैसे लहसुन सूंघ लिया या अणु तेल थोड़ा सा ले लिया, इस प्रकार से अपने दिमाग को डाइवर्ट करना जिससे कि मेडिसिन को काम करने का वक्त मिले, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए। इस वजह से श्वास रोग के पेशेंट कंपैरिजन में कम ठीक होते हैं और दुर्भाग्य से ज़्यादातर स्टेरॉइड का सेवन करते रहते हैं। लेकिन यदि पेशेंट इस सारी चीज़ों को समझ सके, आराम से ट्रीटमेंट ले और जल्दी ट्रीटमेंट ले, तो निश्चित रूप से श्वास रोगी आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करने से परमानेंटली ठीक हो जाते हैं, परमानेंटली। ठीक है, एलोपैथी की दवाइयों का प्रयोग करने से थोड़ी देर के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर वात पित्त कफ का बैलेंस कर लिया या शुद्ध वातज है तो उसको बैलेंस कर लिया तो परमानेंटली ठीक हो सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। श्वास रोग के बारे में आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ क्लियर किए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको आयुर्वेद के बारे में, शुद्ध आयुर्वेद सीखने में इंटरेस्ट है, आप आयुर्वेद के टॉपिक को समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, खुद प्रैक्टिस करते हैं और आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, या फिर आप प्रैक्टिस खुद नहीं करते लेकिन अपने खुद की नॉलेज के लिए आयुर्वेद सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर शुद्ध आयुर्वेद की ही बातें होंगी, इसलिए आप अगर सीखना चाहते हैं तो ही सब्सक्राइब करें। लाइक का बटन आप प्रेस कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के ही आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।